अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आम इंतखाबात में धांधली का शोर, फॉर्म 45 और 47 का तकाबली जायज़ा, मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्लिमानी जमातों को तकसीम और उस बंदर बांट के खिलाफ अदालत का अपने हुक्म इम्तनाई में 13 मार्च तक तोसी देने के बाद 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वहीं इस सब के दौरान सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का हल्फ और काबीना में शामिल होने वाले वुज़रा को लेकर एक नई बहस चल रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज सोशल मीडिया पर अपनी काबीना के वुज़रा की तफसीलात शेयर की हैं, जिसमें उनकी तालीमी काबिलियत के साथ साथ निजी और सरकारी शोबे में उनकी खिदमात का जिक्र भी शामिल है। इनमें से चंद वुज़रा की तफसील हम आपके सामने पेश कर देते हैं। शाफे हुसैन, जो कि बिजनेस, कॉमर्स और सरमायाकारी के वजीर हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है। तजर्बे के लिहाज से वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 2001 से ताहाल सदर हैं। इस तरह 2017 से पाकिस्तान कबड्डी फाउंडेशन के सदर के ओहदे पर भी फायज हैं। इसी तरह एक और सूबाई वजीर बिलाल यासीन वजीर खुराक का कलमदान संभाले हुए हैं। उनकी तालीमी काबिलियत पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, जबकि उनका तजर्बा मुस्लिम लीग नून का MPA होने के साथ साथ वासा का वाइस चेयरमैन और 2013 में वजीर खुराक रहना भी है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के पास स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का कलमदान है। तालीमी काबिलियत के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और माजी में वजारत का वसी तजर्बा रखते हैं। इसी तरह वजीर ज़राअत जनाब सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन जो हैं वो HSN कॉलेज से तालीम याफ्ता हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड स्टडीज़ में BA की डिग्री रखते हैं। अगर इनके तजर्बे की बात की जाए तो 2013 में MNA मुंतखब होने के अलावा रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जहाँ एक जानिब पंजाब की काबीना की ये सूरत हाल है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में भी अपनों को नवाजने का सिलसिला जारी है। सूबाई काबीना में शामिल होने वाले अरशद अयूब तहरीके इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न हैं। एक और सूबाई वजीर आकिबुल्ला साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के छोटे भाई हैं। तहरीक इंसाफ के एक और मरकजी रहनुमा शहराम तरक्की के छोटे भाई फैसल तरक्की भी सूबाई काबीना का हिस्सा हैं। और तो और शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद लतीफ़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मावने खसूसी बनने में कामयाब हो गए हैं। साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा हैं। यानी एक बार फिर अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ अपनों को। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुन ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि वो कारकुन जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी का साथ दिया, उनको एक बार फिर से नज़रअंदाज क्यों कर दिया गया। और साथ ही साथ ये सवाल भी जाहिर है इस वक्त ज़ेर बहस है कि वफाकी काबीना जो है उसकी तश्कील क्या होगी। उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वो रूमर्स हैं जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। और साथ ही साथ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि वहाँ पर भी क्या काबीना की तश्कील के अंदर जो क्राइटेरिया है वो काबिलियत होगी या क्राइटेरिया ये होगा कि किसके साथ क्या ताल्लुक है। इन सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, न्यूली मेंबर है नेशनल असेंबली की, पहले सेनेट का हिस्सा रह चुके हैं। सहर कामरान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सहर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा गुस्तासब खान साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं। मानसेरा से आप जो है इंतखाब जीतने में कामयाब हुए और ये वो हल्का है जिसमें इनका मुकाबला बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के साथ था और नवाज शरीफ साहब को इस हल्के से शिकस्त हुई है। नून लीग जो है वो उस सीट के हवाले से भी मुसलसल ये कह रही है कि वहाँ पर जो नतीजा है वो दुरुस्त नहीं है। तो थोड़ा सा इस वक्त जो तश्कील हो गई है PTI की सूबाई असेंबली के अंदर जो काबीना बनी है उस पर भी इनसे इनकी राय लेंगे। मेंबर नेशनल असेंबली है, सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN से खेलदास कोहिस्तानी साहब ने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सर हम लोग जो अभी यहाँ पे इनिशियली बात कर रहे थे, मैं कोहिस्तानी साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, सर पंजाब में हमने सुना था बड़ी कोई ड्रीम टीम जो है वो मरियम साहिबा लेकर आएंगी और बड़े कॉम्पिटेंस के हिसाब से जो है पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे। अभी तक तो सर ऐसा लग रहा है कि बस वो होता है ना कि किसी को कुछ देना है ताकि इनकी सपोर्ट जारी रहे। काबीना कुछ इसी तरह का नक्शा पेश कर रही है? नहीं, देखें, पहली बात ये है कि हमेशा ये बात होती थी कि मुस्लिम लीग नून नए लोगों को, नौजवानों को आगे नहीं ला रही है। तो 13 नए चेहरे हैं उसका, 13 नए चेहरे हैं और सब काबिल लोग हैं और इसके अलावा भी जो असेंबली में बैठे हुए हैं सब काबिल लोग हैं। तो उन्होंने जो अपनी टीम का इंतखाब किया, ये वज़ीर आला जो कैबिनेट उठाता है या प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट उठाता है, ये उसका सवाबदीद होता है कि वो किस तरह चुनाव करती है अपनी टीम का। तो जिस तरह मरियम साहबा ने चुनाव किया है, मैं समझता हूँ किसी रिश्तेदार को नहीं दिया है, किसी का भाई बेटा या किसी को इस तरह नवाजा नहीं गया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में KPK के हवाले से कहा, कोई एक वर्कर नहीं है उस कैबिनेट में, सब किसी के भांजे भाई बेटे इस तरह के रिश्तेदार हैं। और मुस्लिम लीग नून का जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने जो पंजाब में कैबिनेट का किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी टीम है। पंजाब में कौन से वर्कर हैं? सलमान रफीक साहब का नाम छोड़ के मे बी कौन है जो वर्कर हैं? ये सारे पहली मैं मरियम नवाज साहब आपकी तवज्जो से मुबारकबाद देता हूँ। आप देखें मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर है और कैबिनेट में जो माइनॉरिटी को नुमाइंदगी दी है, पहला सिख जो है वो मिनिस्टर है मिनार्टी का रमेश अरोड़ा साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब,
का पार्टी का वर्कर है, मिनॉरिटी विंग दो माइनॉरिटी वज़रा है, अच्छी बात है, बिल्कुल हम अप्रिशिएट पंजाब करते का हैं। सदर है, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। और सारे वर्कर हैं, कोई एक मैंने जिस तरह कहा ना, कोई फैमिली से नहीं, सब वर्कर हैं, सब जिन्होंने इंतखाब में जदोजहद की, MPs जीते, इलेक्शन जो इतना शाफी हुसैन साहब तो सर अब आपके वर्कर नहीं है ना, इस तरह के मैं बहुत सारे नाम और पेश कर सकती हूँ। शाफी हुसैन साहब हमारे इत्तेहादी हैं, क्यू लीग, उसके हिसाब से हमने, हमारी कमेंडमेंट थी और हमने वो पूरी की है। वो भी अपने पार्टी के वर्कर ज़रूर हैं। क्यू लीग एक जमात है, उसका ये नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून से नहीं है बिल्कुल, मगर पार्टी में तो अपने कारकुन ही है, अपनी पार्टी से उसका ताल्लुक है। पार्टी के तो सरबराहान में खैर शामिल है। चले मैं जरा क्योंकि कैबिनेट के से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं पहले जरा ये इस्तिका के किसका नाम देते हैं। तो ये चले मैं विफाकी काबीना पर भी आपसे राय लेती हूँ, लेकिन पहले जरा शहजादा गुस्तासिब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर एक बात तो वैसे ठीक कह रहे थे कोहिस्तानी साहब भी, मैंने अभी इब्तदाइये में भी उसकी तरफ निशानदेही की है उस मामले की, मौरूसी सियासत के सबसे ज्यादा खिलाफ अगर नैरेटिव कोई बिल्ड करता है सर तो वो PTI है। सर किसी का भाई, भांजा, भतीजा छोड़ा है आप लोगों ने जिसको काबीना में जगह नहीं दी और हिस्सा नहीं दिया KPK के अंदर? मेरे से सवाल किया ये? जी शहजादा साहब आपसे सवाल किया। PTI तो है ही वर्कर्स की जमात है, यहाँ पे मारूसियत का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी का भाई भांजा बीच में इंसिडेंटली आ गया है तो वो भी PTI के वर्कर्स ही हैं। तो इस तरह से लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं PTI में, और इसमें कोई शक नहीं कि आप देखें हायर लेवल पे भी इस तरह के फैसले होते हैं जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हमारे भाई ने कहा, तो वहाँ पे वजीर आज़म भी, वज़ीर आला भी, और फिर जब आगे चल के देखेंगे वफाकी वजारत में भी इसी किस्म के लोग होंगे। तो ये नहीं, लेकिन आप तो सर उसको गलत कहते हैं ना, आप उससे फिर मवाजना तो ना करें। सर ये मरवत साहब के भाई कब से वर्कर हो गए? शहराम तरक्की बिल्कुल वर्कर हैं, फैसल तरक्की कब से वर्कर हो गए? फिर अगर यही आर्गुमेंट जब नून लीग देती है कि मरीम नवाज साहिबा की अपनी कंट्रीब्यूशन है, पीपल्स पार्टी कहती है बिलावल साहब की अपनी कंट्रीब्यूशन है, आपके लीडर नहीं मानते? वो कहते हैं जी ये सिर्फ फैमिली का नाम उठा के आगे चल रहे हैं, इस वजह से इनको ये सब कुछ मिल रहा है पार्टी में। आप ठीक कह रही है, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ये पार्टी के लिए काम किया है, ये मरवत साहब के भाई भी बड़े अच्छे किस्म के मेहनत करने वाले वर्कर है पार्टी में। काफी कुर्बानियां हैं इनकी भी, बड़े पार्टी की कामयाबी में भी उनका बड़ा हाथ है। इसी तरह शहराम साहब अब खुद नहीं है, उनके अगर भाई हैं तो वो भी, मैं जानता हूँ इस खानदान को, ये शुरू से ही PTI के साथ मुंसलिक रहे और बड़ी मेहनत है इनकी भी। चले मैं जरा शहर को गुफ्तगू में शामिल करूं, लेकिन मरवत साहब की तो सर जहाँ तक बात है वो खुद कितने पुराने कारकुन है अभी तो उसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। आपने उनके भाई को भी जो है वो कारकुन बना दिया, बट एनीवे सहर साहिबा कैसा पहले तो महसूस करिए, काबीना की कोई झंझट नहीं है फिलहाल, ये सवाल आपसे कोई नहीं कर रहा कि कैबिनेट में किसको क्या मिल रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि वज़ीर आज़म बना के उनको आगे कर दिया और खुद आराम से पीछे बैठ गए, ऐसा ही है? बात ये यशमीन, मैं समझती हूँ कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ पे ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो एड्रेस था और जो उन्होंने पैगाम दिया रिकन्सिलेशन का और जो उन्होंने चैलेंजेस की निशानदही की। मैं समझती हूँ कि हम अपना जो रोल है भरपूर तरीके से अदा करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, इसलिए कि उसके बग़ैर जो है ना मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है, ना ही हम जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ज़िम्मेदारी क्या, ज़रूरी नहीं कि काबीना बनने और काबीना में लोग शामिल हैं उन्हीं पे ज़िम्मेदारी है। हर वो शख्स जिसने हल्फ लिया है उसके ऊपर उस हल्फ की पासदारी भी फ़र्ज़ है, और वो जो असेंबली में आए हैं मैंडेट लेके उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है। तो हम अगर काबीना में नहीं बैठ रहे तो हम ये पूरा मौका दे रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज को कि आप अपनी टीम बनाएं, आप अपने आइडियोलॉजी अपने प्रोग्राम को लेके आगे चलें। हमारी जहाँ पे ज़रूरत होगी हम ज़रूर अपना किरदार मुकम्मल अदा करेंगे, हम रहनुमाई भी करेंगे, हम तनकीद भी करेंगे, हम सपोर्ट भी आप खुद को इत्तेहादी समझते हैं इनका?
देखिए, हम पार्लियामान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला। जब क्लियर मैंडेट नहीं मिला तो फिर अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहीं तो किसी तरीके से तो मुल्क को आगे लेके चलेंगे। क्या हम मुल्क को बहरान का शिकार कर दे? नहीं, हम पाकिस्तान को बहरान का शिकार नहीं करते। हम तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वो मुफाहमत की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि अगर आज दोबारा वही स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, आज फिर हमने एक अफरा तफरी की तरफ चले गए, आज सिर्फ फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखा, तो पाकिस्तान को जो आज दरपेश चैलेंजेस हैं, जो माशी भी हैं, माशरती भी हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आज आप ये देखें ना कि महंगाई का नासूर एक आसेब बन गया है आवाम के लिए। वो देखते हैं, वो सोचते हैं अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो कोई रिलीफ आए। IMF की कंडीशंस दिन ब दिन सख्त होती मैं ये कह रही हूँ, आप तो रिलीफ की बात कर रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो जिनको प्रोटेक्टिव सब्सिडी दी जाती है गैस की मिनिमम यूजेज के ऊपर, उसे भी खत्म करें और हमें रिपोर्ट पेश करें। यानी कि एक ऐसा यूजर जो ना हीटर चलाता है ना गीजर चलाता है, अब उसका भी ऐसा बिल आएगा जो शायद वो अफोर्ड ना कर सकता। देखिए यशवीन, पीपल्स पार्टी ने बहुत एक जो है ना बेहतरीन होमवर्क किया है और हमने सॉल्यूशंस दिए हैं। हमने ये बताया है कि देखें, आप वहाँ से अखराजात कम करें जहाँ पे कम किए जा सकते हैं, ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। यानी वो वजारतें जो डिवॉल्व हो गई, उनका वफाक में रहना, उसका कोई जवाज़ नहीं है। तो वो जो अखराजात हैं उनको कम करें, ताकि जो है वही पैसे बचा के 300 अरब आवाम को रिलीफ दिया जा सके। फिर दूसरी चीज़ कि जो सब्सिडी अशराफिया को दी जा रही है, जो सब्सिडीज़ आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं कि जो कमर्शियली रन करते हैं, उनके बजाय वो 1500 अरब बचाएं, वो आवाम को रिलीफ देते हैं। देखिए, आपको कहीं ना कहीं से अपना मैनेज करना है फाइनेंशियल जो आपकी। लेकिन अभी वही बात है कि IMF कभी भी प्रो सब्सिडी नहीं होता, वो भी स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन वैसे ही हम ऑल ओवर द प्लेस है, तो वो कहते हैं फिर आप ये नहीं कर सकते। मैं जरा मैनेजमेंट की बात है ना कि बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने एक वे फॉरवर्ड दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको जो है मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नवाज ने की भी लीडरशिप इसको एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने भी इसका जिक्र किया है और वो भी कहते हैं कि वे फॉरवर्ड है। नहीं, देखिए ना, रेट में सर तो नहीं दिया जा सकता। मेरा ख्याल है इसको एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है। कोई सानी साहब, सर किस तरीके से फाइनेंशियल मैटर्स, क्योंकि अभी हम काबीना फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, सुनने में खबरें यही आ रही हैं कि शायद आप लोग एक फाइनेंस मिनिस्टर पर रिलाई करने के बजाय एक फाइनेंस टीम को लाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस सारे मामले को एक कलेक्टिव विजडम के साथ चलाया जा सके। ये ऐसा ही होगा कि नून लीग की हुकूमत होगी, डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे? देखें, पहली बात मैंने पहले भी आपको गुजारिश की कि ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद होता है कि वो अपनी पार्टी की सीनियर रहनुमाई खबर तो कोई होगी ना आपके पास, सवाबदीद को तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जो कमेटी के हवाले से आप बात कर रही हैं, पहले भी कलेक्टिव फैसले, फिनांस ज़ाहिर एक बड़ा जो है वो कैबिनेट मतलब एक वजारत भी है और एक पूरा बोन मैरो है होता है हुकूमत का, तो वो उसमें पहले भी ये मेंबरान कुछ जिनके नाम चल रहे हैं वो पहले भी इस कमेटियों में होते हैं, उनका इनपुट आता रहा है, रहनुमाई सबसे लेते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये अब 48 घंटों की बात है, 48 घंटों तक आवाम तक ये सारे नाम आ जाएंगे, किस किस को वज़ीर आज़म साहब कौन सी जिम्मेवारी दे रहे हैं, और कल तक ये। आप लोग अपने आप को पॉलिटिकली आज से कुछ अरसे के बाद कहाँ देख रहे हैं? ये सवाल मैं उसी पर्सपेक्टिव में करी हूँ जो अभी सहर के साथ में बात करी थी। कोई भी आ जाए फाइनेंस मिनिस्टर, आप ठीक कह रहे हैं, 48 घंटों में पता चल जाएगा। फैसले मुश्किल ही करने पड़ेंगे सर। जो आज बंदा इस वक्त माशी सूरत हाल से पिसा हुआ है, वो मजीद पिसेगा अभी। तो उसका पॉलिटिकल जो बैकलैश है वो कैसे फेस करेंगे? देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी भी हमारा जो 1-1.5 साल है पहले, जो 5 सालों में वो मुश्किल फैसले हमें करने हैं, और क्योंकि IMF में भी हमें लाजमी जाना है, और मगर उसका बिल्कुल ये नहीं है कि जिस तरह सैर साहबा ने कहा कि आप आम आदमी पे उसका सिर्फ बोझ डाल दें। वो दूसरा तबका भी है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, आप अगर गैस की कीमतें, किसी को सब्सिडी नहीं इंडस्ट्रियल को मिलनी चाहिए, किसी और मराहत नहीं मिलनी चाहिए, जो वैसे ही साहिब हैसियत है। आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाना है। महंगाई का सबसे बड़ा चैलेंज है। आम जो बंदा है उसके लिए 2 वक्त की रोटी, 60% पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। तो हमें सर पता है कॉन्ट्रास्ट क्या है? IMF कहता है कि 1 अरब की जो गरीब तरीन तबके को सब्सिडी दे रहे हैं वो आप फौरन खत्म करें और हमें उसकी रिपोर्ट पेश करें। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड कह रही है कि फौजी फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर को जो सब्सिडी देते हैं वो अभी हम नहीं खत्म कर सकते, आगे जाके सोचेंगे। ये फर्क है। मैं बताऊँ, सबसे देखें, जो फेडरल है वफाकी हुकूमत, उनके पास अब ऐसी कोई सब्सिडी देने के लिए ऐसी कोई खजाने में पैसे नहीं है, मगर सूबाई हुकूमतें जो है उनका बड़ा किरदार है आम आदमी को रिलीफ देने, महंगाई कम करने। सिर्फ देखें ना, बैड गवर्नेंस भी होती है, सिर्फ महंगाई सिर्फ इसलिए नहीं होती, पॉलिसीज बैड गवर्नेंस भी होती है। आप देखें, सूबाई हुकूमत ने भी पैसे आप ही से लेके देने हैं सर। सूबाई हुकूमत ने देखें ना, एक प्राइस
कंट्रोल लिस्ट होती है, उस पर अमल दरामद। अब रमजान शरीफ आ रहा है, हमारे यहाँ मार्केटों में जो चीज़ 20 रुपए की, मेरे पास एग्रीकल्चरिस्ट बैठी है, वैसे उनको ये बड़ा अच्छा पता है, मुझे एक ब्रेक 80 रुपए की हो जाती है। तो ये सूबाई हुकूमतों का काम होता है, सूबाई हुकूमतें उनका आम आदमी को रिलीफ भी दे। जैसे मरियम नवाज साहब आते हुए रमजान पैकेज जो रमजान ने के बाद, इस तरह के एडहॉक रिलीफ से वैसे ना सूबे चलते हैं ना मीशतें चलती हैं। ये बड़ा शॉर्ट टर्म एक वो है, ये एक पॉलिटिकल ऑप्टिक जरूर हो सकता है, ये रिलीफ नहीं है। जब तक हम अपने 5 साल में ये आम आदमी को अपनी ताकत पे खड़ा करें तो चले मुझे एक ब्रेक फिर फौरी तौर पे इनिशिएटिव ब्रेक ले लूं। वैसे भी वो जो रमजान पैकेज है वो टैक्स पेयर मनी से, उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर साहब की क्यों है, वो बिल्कुल ठीक है, एक सीनियर रहनुमा है इस मुल्क के, बात समझ नहीं आती, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ और इशूज हैं उन पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। गुस्ताफ़ साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। सर, अभी आप बात करते, मैंने आपसे आपकी काबीना के हवाले से सवाल किया। सिर्फ आप लोगों ने सूबाई काबीना बना ली है, KPK में हुकूमत बना ली है, यहाँ पर आप अपोजिशन बेंचेस पर आकर बैठ गए हैं, इसके बाद अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? वो भी सड़कों पर। ईवान में प्रोटेस्ट एक और मामला होता है, लोगों को सड़कों पर निकालना एक और मामला होता है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम पेशावर को एक बहुत बड़ा एहतजाजी, एक तो वो भी करेंगे, रैली भी करेंगे और फिर हमारा वहाँ पर जलसा भी होगा। देखिए जी, ये जो मुल्क के हालात आपने देखे, इलेक्शंस देखे, फॉर्म 45, 47 के किसे देखे, ये सब जो हैं ये लीड करते हैं इस तरफ कि जब आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, जब आपके इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे, जब आपकी सीटें चुराई जाएंगी, द ओनली वे लेफ्ट इज अ प्रोटेस्ट। तो ये मजबूरन पार्टी को इस तरफ जाना पड़ रहा है। अगर कहीं से रिलीफ की तवक्को हो या इंसाफ की तवक्को हो तो फिर आदमी उस तरफ जाता है। जब आपको कहीं से भी लाइट नजर ना आए तो फिर यही एक रास्ता रह जाता है कि अपना प्रोटेस्ट करें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। सर, यहाँ पर आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, वैसे तो इंसाफ ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आजकल एक सब्जेक्टिव मैटर लगने लग गया है। अब जो आपकी डेफिनेशन है इंसाफ की वो उनकी नहीं है। नून लीग वाले कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और आपकी सीट के ऊपर तो आपको पता है बहुत ही बड़ा क्लेम है। वो कहते हैं कि कोई सूरत ही नहीं थी कि नवाज शरीफ वहां से हार सकते थे, आपको जितवाया गया है। ये गलतफहमी उनको भी थी, शायद नवाज शरीफ साहब को भी, इसीलिए उन्होंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था। मानसरा की एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपनी तारीख है, एक अपना कल्चर है। हम लोग, और फिर आप ये देखें कि इन्हीं वजूहात, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया कि जब कुछ फेयर ना हो, कहीं से लाइट नजर ना आती हो और लीडर आपका जेल में हो और आपके कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी हो, निशानात उनके मुख्तलिफ हों, उनका निशान वापस ले लिया गया हो, तो फिर लोगों की हमदर्दी मैनीफोल्ड बढ़ जाती है उस पार्टी के साथ। तो आप कह रहे हैं आपको हमदर्दी का वोट पड़ा है? जी, हमदर्दी का भी वोट पड़ा है, और मैं अल्लाह के फजल करम से कई दफ़ा सूबाई काबीना में भी रह चुका हूँ, असेंबली में भी रह चुका हूँ। हमारी फैमिली की भी बड़ी इधर खिदमात हैं। तहरीक पाकिस्तान से लेके अब तक हम असेंबलीज में आते नहीं हैं और हम लोगों के मसाइल हल करते हैं। जो नशिस्त अभी आपके पास है, ये शायद 3 सक्सेसिव इलेक्शंस में नून लीग जीती है। जी हाँ, 3 सक्सेसिव इलेक्शंस में जीती है। उन्होंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। और हाँ जी, वो वैसे एक हाई क्रिएट की जाती है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है कि वो इलेक्शन में इस तरह से आके ये सोचें कि बस हम गए तो हमें वॉक ओवर मिल जाएगा। इलेक्शन लेकिन अब चले इस बात को आगे बढ़ाते हैं सर। बस इतना कह दें कि अगर नून लीग कहे कि आपका हल्का खोलें, दोबारा फॉर्म 45 निकालें, रिकाउंट करें, तो आप तैयार हैं? कर लें? मेरे तो फेयर इलेक्शन हुआ है, हम तो इस सिचुएशन में थे ही नहीं कि हम धांधली कर सकें। गवर्नमेंट उनकी थी। सर, जहां आप जीते वहां आपने धांधली नहीं की, जहां आप हार गए बस वहीं धांधली हुई है। नहीं, हम तो हमें तो कोई एतराज किसी बात पे नहीं है, लेकिन ये हम धांधली करने की सिचुएशन में नहीं थे। सारी गवर्नमेंट मशीनरी उनके लिए काम कर रही थी, उन्हें असिस्ट कर रहे थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो दे रहे थे, इलेक्शन के दिनों में मंसूबे बांटे जा रहे थे, और हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हम धांधली कर सकें। ठीक है। अच्छा, एक तो कोहिस्तानी साहब, एक तो ये बात जो अभी कर रहे हैं गुस्ताफ़ साहब,
धांधली हुई है मुल्क भर में। फॉर्म 45 का इलेक्शन नहीं था, फॉर्म 47 का इलेक्शन था। किसी पॉइंट पर चले, अगर हम ये बात आप लोगों की मान भी लेते कि ये मुखालफीन है आपके खिलाफ नैरेटिव बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से फॉर्म 45 निकाले हैं और उसके अंदर जो जो डिस्क्रिपेंसीज हमने देखे, वो कहे काटे पीटे लगा के 9 को 1 कर दें, 1 को 3 कर दें, मतलब इस तरह तो छोटा बच्चा भी नहीं करता जो कुछ हुआ। और अब उनको वो वेबसाइट डाउन करनी पड़ी है क्योंकि ज़ाहिर चोरी पकड़ी जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये इतना मुतनाज़ा इलेक्शन, आप लोगों को कोई मॉरल वो शो करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि नहीं भाई इसकी वाकई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? देखें 2013 में भी इन्होंने धांधली का रोना रोया और इन्होंने 126 दिन का 126 दिनों का धरना दिया, मुल्क को नुकसान दिया। 2018 में इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। ये तो फॉर्म 45 इन्होंने एक तो जाली इन्होंने खुद बनाए हैं, दूसरा इनको मिल भी गए हैं। हमें तो फॉर्म 45 मिला ही नहीं, हमें कोरा कागज मिला था, हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था। ये 2018 की बात है, आरटीएस बिठा दिया गया था, ये खुद जाली मैंडेट लेकर आए थे, सिलेक्टेड थे वजीर आजम। उसके बाद आप देखें, आप कहती हैं 22 करोड़ आवाम की जो जनरल इलेक्शन है उस पर आवाज़ उठ रहा है, इनकी तरफ से एतराज़ उठ रहे हैं। इन लोगों ने सेनेट की इलेक्शन 104 अराकीन थे जिसमें मुस्लिम लीग नून, उनकी इत्तेहादी जो थे, हमारी अक्सरियत थी, उसको अक़लियत में इन्होंने सिलेक्टेड ने बिठाया और हासिल बिजंजो को हराया गया। ये इखलाकी तौर पे खुद ये धांधली ज़िद्दा। तो और आप लोगों ने सिलेक्शन में बदला पूरा किया? नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जो भी उनका काम है वो करे। जिस इलेक्शन कमीशन पे आपको 2018 में कोई एतमाद नहीं था, आज उस इलेक्शन कमीशन पे इतना अंधा एतमाद कैसे है आपको? सर, एक NA 130 की अगर आप बात कर लें ना, आप उसके फॉर्म्स उठाकर देख लें, जितना रजिस्टर्ड वोट नहीं है उतना कास्ट हो गया नवाज शरीफ साहब को। देखें, बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन, मैं कहता हूँ इदारा सबका है, हमारा सिर्फ नहीं है, सबका है ना, हमारा इसमें इंटरफेयर है। ये जो आप KPK में कह रहे हैं, जहाँ से ये जीते हैं वहाँ पे इलेक्शन फेयर है, यहाँ से ये हारे हैं वो इलेक्शन जो है धांधली है। ये नहीं हो सकता है। सब पार्टी नहीं, मैं कहता हूँ इनके ये एक मिलिटेंट विंग्स एक जमात है, 9 मई वाली जमात है। इन्होंने KPK में इनके सपोर्टर के पास, इनके एजेंटों के पास गन्ने थी, हथियार थे, किसी को आगे आने नहीं दिया। जिस तरह इन्होंने मैंडेट चुराया है KPK का। आपको नहीं लगता अवाम ने ये बयानिया मुस्तरद कर दिया? वो अवाम ने ये साबित कर दिया कि ये 9 मई वाले नहीं है, ये 8 फरवरी वाले हैं। बिल्कुल देखिए, आप माने कि उनके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नहीं है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे ना लगे, बिल्कुल ये नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने ये मैंडेट नहीं दिया। आप भी आज भी जाके जलाओ गिराओ करे। मैं तो नहीं कह रही उस चीज को कौन डिफेंड कर रहा है, सपोर्ट करे, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। आवाम नहीं करती, मगर देखें इमरान खान साहब कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, किसने किया 9 मई पता करें। किसने, ये पता नहीं है किसने किया है, खुद वो कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेट करें, वो कहते हैं हमने तो नहीं किया। बात ये है कि ये इदारों का काम है, ये रियासत का काम है। जो आप कहती हैं कि इमरान खान ने तो उसने वक्त कहा था आप निकलें और जाके मारदार करें। मुझे बताए भुट्टो शहीद हो गए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाला गया, किसी ने ये कॉल दी? किसी का बंदा मुझे बताए GSQ किसी इदारे पे? इमरान खान भी यही कहते हैं कि मैंने कॉल नहीं दी। आप CCTV फुटेज निकालें, मरकजी मुल्ज़िम है, CCTV फुटेज मौजूद है। जिन्होंने जनरलों की पतलूने उतारे, उसका भांजा था। फौजी की वर्दी को लहराना कौन था? ये वीडियो आपने देखी है, मैंने कौम ने भी देखी है। ये इन्होंने खुद किया है। 9 मई में ये बलोच है, इनको सजाएं होनी चाहिए, बेगुनाह को आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल ये बात है। कोई चले थोड़ा सा मैं शहर को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ये जो बात अभी कर रहे हैं ना कोहिस्तानी साहब, इंटरेस्टिंग बात इस गवर्नमेंट की ये है कि अपोजिशन तो कहती है, हमेशा ही कहती है, अभी भी कह रही है, इनके साथ बैठे हुए इत्तेहादी जिसके अंदर आप भी शामिल हैं, जिसके अंदर मैं और भी 4 जमातों के नाम ले सकती हूँ जो शामिल हैं, वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फॉर्म 45 जो है उसका मसला था। ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट, मैं तो पीपल्स पार्टी से भी सवाल करना चाहती हूँ, आप लोगों से भी, कि ठीक है आई अंडरस्टैंड जो आप लोग कहते हैं कि मुल्क कैसे आगे चलता, इसकी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा आपको करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए और उसके लिए जो मुतलका जो फोरम्स हैं वहाँ पे जाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी इसी पे बिलीव करती है। वरना अगर आप बताएं कि क्या हमें 2013 में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, हमें बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमें एक सूबे से बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई, ना ANP ना पीपल्स पार्टी कैंपेन ही नहीं कर सकती थी। उसके बाद फिर RO के इलेक्शन के बाद फिर RTS सिस्टम वाला इलेक्शन था, ठीक है, जिसमें RTS सिस्टम फेल हुआ। यहाँ तक कि आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी को उसका गढ़ लियारी, वहाँ से सीट पीपल्स पार्टी की नहीं मिली। फिर जो लड़काना है कि जहाँ पे हमारे जो है वो 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, 48 घंटे में रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी ये देखा कि आप मुझे बताएं कि ये कुर्बानियाँ किसी ने जमहूरियत के लिए दी। कल जो फैसला आया आला अदलिया का, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी शहादत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी शहादत, हमारे सैकड़ों कारकुनों की शहादत, वो जिद्दोजहद,
आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो पॉलिटिकल स्पेस हमारे पास है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस हमारे पास है, उसको मजीद श्रिंक किया जाए। यस, आपको जहां तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुतल्लिका फोरम पे जाएं, हम भी जाएंगे, आप भी जाएं। आगे हमें मिल के बैठ के सिस्टम को बेहतर बनाना है। मगर मुझे यशवीन एक बात पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ है, और वो मैं कहूँगी कल ख़वातीन का आलमी दिन भी है, हम सब ऑब्जर्व करेंगे जो कुछ केपी की असेंबली में हुआ, जिस तरीके से बिल्कुल सोबिया के साथ, और जिस तरीके से वो कौमी असेंबली में भी आई तो उनके साथ एक सहाफ़ी ने कंडेम करना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये वो रविश है जिससे जो बहुत खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए सबको। और मैं कहूँगी ये जो हरेसमेंट है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी सूरत, कोई जमात हो, आपके इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हो, आपके कोई और तहफ़्फ़ुज़ात हो, लेकिन आप किसी खातून पे जूते फेंकें, गालियां निकालें, या आप एक ऐसा मंजर कशी करें जिससे मुल्क को नुकसान हो, वो गलत है। दूसरी आपने क्योंकि बात ब्रेक से वापस आके आप इसे शुरू कर लो। ब्रेक से वापस आके, क्योंकि ब्रेक के बाद तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहर का कमेंट पूरा करेंगे, एक दो और इश्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सहर आप कुछ कह रही थी, अपना कमेंट मुकम्मल करने के। यशविन, आपने पॉइंट आउट किया था कि फातमा फर्टिलाइजर या फौजी फर्टिलाइजर, इनको सिर्फ सब्सिडी दी जाती है। 3 साल पहले 1100 रुपए की यूरिया थी, ठीक है, अब 5000 की है। यानी वो तो कमर्शियल रेट्स पे दे रहे हैं, वो 5000 पे मिलती नहीं है किसानों को, वो ब्लैक में लेते हैं। वो 6,500-7 हज़ार की यूरिया लेंगे, बाकी DAP और बाकी जो इनपुट्स हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो बात यह है कि वो फैक्ट्रीज जो कमर्शियली चलती हैं, जो अपने मुनाफे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जिनके अपने अखराजात जो है होश रुबा है, उनको किस चीज की सब्सिडी, उनको सब्सिडी देने का तो कोई जवाब नहीं बनता। मैं यही तो यही सवाल कर रही थी कि एक आम बंदे से आप ले रहे हैं, और जो ये बड़े बड़े वो हैं उनको आप कह रहे हैं कि अभी हम नहीं रोक सकते, अभी हम आगे जाके इसके ऊपर गौर करेंगे और सोचेंगे। तो आई मीन बात ये है कि ये जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, ये आपका एग्रीकल्चर तबाह कर रही हैं। ये जो एक फार्मर की जो एक सख्त है कि वो जो है एग्रीकल्चर के शोबे में आगे बढ़े, वो अपने लिए गंदम पैदा करे, वो अपने लिए अनाज पैदा करे, उसको तो ये जीरो कर रहे हैं। 1 एकड़ गंदम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1600 रुपए बचते हैं एक आम फार्मर को। जो मैंने इसका अब तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं बचते, अब नहीं होता, अब नहीं बचता, क्योंकि डीजल की प्राइस आप ले लें, इनपुट्स की प्राइस ले लें, आप जो है जो एक टाइम है जो कल्टीवेशन के लिए चाहिए होता है 4 से 5 महीने, उस बेचारे के पास खाने के दाने नहीं बचते। और ये जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रही, ये अपने मुनाफाखोरी के लिए एक जो सख्त है आवाम की 4 गंदम के दाने खाने की, वो भी ले रही है। बिल्कुल ठीक है। गुस्तासिफ साहब, थोड़ा सा सर प्रोग्राम में वक्त भी थोड़ा सा कम है, जरा ब्रीफली ये बता दीजिएगा, आप लोगों ने अब क्या मुल्क गिर एहतजाज करने का कोई प्लान बना लिया है? क्योंकि इस संडे को भी कहा है कि मुल्क भर से लोग निकलें, प्रोटेस्ट करें, ग्रैंड अलायंस बना के प्रोटेस्ट करेंगे, ये बातें भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही हैं। तो क्या ये अब स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का कोई प्लान है बाकायदा आप लोगों का? देखिए जी, प्रोटेस्ट करना तो कॉन्स्टिट्यूशनली हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल फोरम पे राइट होता है। तो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो जो रास्ता बचता है वो एहतजाज ही को होता है। अगर इस पे कोई, जिस तरह हमारी पार्टी ने, इमरान खान साहब अंदर हैं जेल में, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, एक तरफ केसेस बनाए जा रहे हैं, फैसले करवाए जा रहे हैं, और दूसरे स्पीड से जो कन्विक्टेड लोग थे उनकी कन्विक्शंस खत्म की जा रही है। तो ये सामने तजाद नजर आ रहा है, ज्यादती नजर आ रही है। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो द ओनली वे इज टू प्रोटेस्ट। तो वो हमारा एक जमहूरी राइट है। अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो फिर हमें उसी रास्ते को लेना पड़ेगा। वैसे हमारी पार्टी ने ये बात वाजे की है कि आप हमें इनविटेशन दे रहे हैं कि हम आपके साथ बैठे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि और कोई रास्ता बचा नहीं है। कोहिस्तानी साहब पार्लियामेंट के अंदर भी वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, और हम ईवान का जो बिजनेस है वो नहीं चलने देंगे, ये भी इनके अरकान कह चुके हैं। गुस्तासिफ साहब जो अभी बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर जो है उसको अब हम मोबिलाइज करेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इनकी कई हिस्ट्री निकालें, 13 में भी आए, एहतजाज किया, इस्तीफा देकर चले गए। 18 में हुकूमत में थे, एहतजाज करते थे, हुक्मरान सर झुका के चलता था। जब वजीर आज़म था तब भी वो अब तनकीद करता था। हमने इख्तलाफ करके भी, धांधली बर्दाश्त करके भी ऐवान में आए, कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी के, ये नहीं किया इन्होंने। इस्तीफ़ाएँ दी, पंजाब हुकूमत तोड़ी, KPK हुकूमत तोड़ी। आज रिकॉर्ड का ऐसा रख लें,
ये एक दफ़ा फिर इंतशार की सियासत करेंगे और ये इस्तीफा देकर चले जाएंगे। इनका जो नई एक रवायत इन्होंने डाली आप लोगों को लगता है अच्छी लग गई है? ये सवाल तो मैं खुद कितने दिनों से पूछ रही हूँ कि आमतौर पे ऑपोजिशन शोर करती है, प्रोटेस्ट करती है, जो ट्रेजरी बेंचेस है वो आराम से बैठे होते हैं, आप लोग भी इस दफा यही कर रहे हैं सर, वो उनसे ज्यादा बराबर का एहतजाज आप लोग कर रहे होते हैं, पता नहीं किसके खिलाफ कर रहे होते हैं। देखें, जाहिर है अगरचे ये हमारे लीडरशिप पे गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल, जो गैर जमहूरी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, बदअखलाकी करेंगे, शोर चोर जूते करेंगे, तो फिर घड़ी चोरी तो इनके लिए गाली बन गई। हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ घड़ी दिखाते हैं, ये नाराज हो जाते हैं। तो बात यह है कि जवाब इनको मिलेगा। इन्होंने, मुल्क ने बहुत सफ़र कर लिया है, पाकिस्तान की मईशत ने बहुत सफ़र कर लिया है। अब जिस तरह का ये रवैया रखेंगे उसी तरह का हम रवैया रखेंगे। इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का फोरम सबसे सुप्रीम है, जहाँ पे इनके जो मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है। देखें, इस वक्त KPK में इनकी हुकूमत है, पंजाब में हमारी है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में हमारी पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। सबको अवाम ने मैंडेट दिया है, उसका एहतराम करें, अवाम में डिलीवर करें। चारों चीफ मिनिस्टर, वजीर आज़म सब मिलकर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इस माहौल में आप लोग कैसे डिलीवर करेंगे? ऑपोजिशन तो वैसे ही ऑपोजिशन होती है, इत्तेहादी भी जब ये आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, आराम से बैठे होते हैं, ये नहीं आते आपको सपोर्ट करने। प्राइम मिनिस्टर का देख लें, जिस तरह वो इकानमी पे जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं, जिस तरह मरियम नवाज साहबा पंजाब में काम कर रही है, जिस तरह उन्होंने रमज़ान पैकेज, जो एजुकेशन, तमाम सेक्टर में वो काम कर रही है। आज भी वो सरगोदा कही है, 1 मिनट के लिए वो नहीं बैठ रही है। इसी तरह सिंध हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह तजर्बेकार है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। एक वजीर आला है जो अब दोबारा जो है पेशावर में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। देखें, पेशावर वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, KPK की अवाम ने इसको, मैंने हुकूमत में है, पूरी ट्रूथ एंड मेजॉरिटी है उनके पास, किस चीज की धांधली है? बाकी मुल्क में वो कहते हैं, बाकी मुल्क में मैंडेट चोरी हुआ। अवाम को क्या तीसरी दफा आप आए, हमेशा यही करते हैं, आप आएंगे, खजाना इन्होंने खाली कर दिया। KPK के जो सूरत हाल बहुत खराब है। KP में देखे ना, जहाँ पे वो मसला उनका हल हो गया, रिजर्व सीट्स तो नहीं मिली ना उनको, वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट कहीं ना कहीं से चोरी हुआ है। देखें, वो काम इलेक्शन कमीशन का है, उसमें हमें क्यों आप कह रहे हैं, हमसे क्यों मांग रहे हैं? 2018 में आप भी तो उनको कहते हैं उन्होंने धांधली की थी, अब वो आपको कहते हैं आपने 2018 में भी इलेक्शन कमीशन ने धांधली की थी। हम आके पार्लियामेंट में बैठ गए थे, हमने धरना नहीं दिया था, हमने पाकिस्तान की सड़कें बंद नहीं की थी। चलिए मैं बिल्कुल ब्रीफ कमेंट ले लूं, वक्त जो है। सहर, कैसे चलेगी हुकूमत? आप लोग भी उस तरह से फुल स्पिरिट में बैक करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, खाली पीपल्स पार्टी की बात नहीं करी, ओवरऑल पीपल्स पार्टी तो ऐवान को जो वकार है उसको बरकरार रखे हुए है। पीपल्स पार्टी ने तो एक वे फॉरवर्ड दिया है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एंड चार्टर ऑफ रिकंसिलेशन। पीपल्स पार्टी ने तो एक मैनिफेस्टो दिया है कि कैसे होगी। शहर उनकी रिजर्व सीट सारी आप लोगों में बट गई। नहीं देखें यशमीन, कहीं ना कहीं इनको अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी होगी। ये इनकी चॉइस थी कि एक ऐसी जमात में इन्होंने शामिल होना पसंद किया जिसने खुद अपनी जमात, उस जमात ने कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा। These people left us with no choice, जो थी लिमिटेड ऑप्शंस। उन्होंने JUI को बोला आपके साथ शामिल हो रहे हैं, जमात इस्लामी को बोला आपके साथ शामिल हो रहे हैं, वाहिदतुल मुस्लिमीन को कहा कि आपके साथ शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कहा कि आए मिलके बैठते हैं। तो इनको तो कुछ पसंद ही नहीं था, इनको पसंद वो जमात। आई थिंक इनका पर्पस यही है, ये पर्पसली इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो क्या नहीं चाहते स्टेबिलिटी? ये स्टेबिलिटी चाहते नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये सुन्नी इंतशार कौन सा कहूं या तहरीक चले, वक्त खत्म हो गया है, वरना मैं इसका जवाब जो लेती, अब वक्त मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहजादा गुस्ताफ खान साहब सर, आपके वक्त के लिए। सर कामरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खेलदास कोहिस्तानी साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।